Hello dear students, a very warm welcome to Dakshana e-classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are enjoying. So let's start our new lecture of light reflection and refraction. So we have almost completed the refraction. Now we are going to talk about the last topic, that is power of lenses, and then after that we are going to solve some problems. Okay, so power of lenses. So you should understand power of lenses मतलब किसी भी लेंस का पावर कितना होगा. सो अगर किसी भी लेंस के पावर की हम बात करें तो दैट पावर इज डिफाइंड बाय कि भाई वो लेंस इफ इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस तो वो किसी भी रेज को कितना आसानी से कन्वर्ज या कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट अ डाइवर्जिंग लेंस तो कितना ज्यादा उसे डाइवर्ज कर सकता है. इफ इट कैन डाइवर्ज मोर देन इट विल हैव लार्ज पावर. इफ इट कैन डाइवर्ज लेस इसका मतलब उसका पावर कम है. सिमिलरली फॉर कन्वर्जिंग लेंस इफ इट कैन कन्वर्ज द लाइट बाय मोर एक्सटेंट या फिर मोर इजीली देन इट विल हैव अ लार्ज पावर, है ना, उसका पावर ज्यादा होगा. तो जैसे अगर हमें कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, सो कॉन्वेक्स लेंस पे जब लाइट फॉल होती है, इफ पैरेलल लाइट फॉल्स ऑन दिस लेंस, ये कहाँ पे फोकस होती है या फिर कन्वर्ज होके कहाँ पे जाती है, इट गोज टू दी फोकस. ठीक है, अब यहाँ पे लाइट तो पैरेलल ही आ रही है, हर केस में लाइट पैरेलल आ रही है. नाउ लेट्स से इसकी जो फोकल लेंथ है दैट इज एफ. अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है, मान लो किसी केस में वो 10 सेंटीमीटर है, किसी केस में वो 20 सेंटीमीटर है, किसी केस में वो 5 सेंटीमीटर है. नाउ थिंक, लाइट तो पैरेलल ही आ रही है, इंसिडेंट लाइट तो सबके लिए सेम है, बट एक केस में क्या होगा, लेट्स से दिस इज 10 सेंटीमीटर तो 20 सेंटीमीटर कुछ यहाँ आएगा. तो एक केस है जिसमें लाइट इज गेटिंग कन्वर्ज्ड ओवर हियर, एक केस है जिसमें लाइट कन्वर्ज हो रही है इस जगह पे, और एक केस है जिसमें लाइट कन्वर्ज हो रही है इस जगह पे. ठीक है, इसका मतलब पैरेलल लाइट को इसने इस वाले लेंस ने तुरंत कन्वर्ज कर दिया, थोड़े ही डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर दिया. अगर इसकी बात करें तो थोड़े से और दूर डिस्टेंस पे कन्वर्ज किया. फिर अगर इसकी बात करें तो और ज्यादा दूर पे डिस्टेंस पे कन्वर्ज किया. अगर हमारे पास है f इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर तो वो और भी ज्यादा दूर कन्वर्ज करेगा, है ना. ये पैरेलल लाइट जो है वो इस तरीके से कन्वर्ज होंगी. ठीक, तो इस जगह पे वो कन्वर्ज हो रही है. इसका मतलब इन दिस केस वो काफी दूर जाकर के कन्वर्ज हो रही हैं. 5 सेंटीमीटर वाले केस में वो वहीं पे तुरंत कन्वर्ज हो गई. सो इसका मतलब कि पावर जो है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ. और अगर हम फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 आता है, P इज इक्वल टू आता है 1/f. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड पावर. अब इस केस में क्या है, इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है ना. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है क्योंकि लाइट को वो एक्चुअल में ऑन द अदर साइड इट कन्वर्ट्स द लाइट. ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर विल बी पॉजिटिव. जैसे आपने जब किसी को भी स्पेक्ट्स लगे होते हैं तो उनसे हम पावर पूछते हैं तो कोई नेगेटिव में बताता है, कोई पॉजिटिव में बताता है, तो उसका मतलब है ये. ठीक है, पॉजिटिव पावर मतलब कि उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, अगर नेगेटिव पावर इसका मतलब कॉन्केव लेंस लगा हुआ है, राइट. तो पावर इज इक्वल टू 1/f होता है. दिस इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड फोकल लेंथ. तो फॉर अगर हमारे पास फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव होगा. अगर हमारे पास फोकल लेंथ नेगेटिव है, विच हैपेंस इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, अगर हमारे पास फोकल लेंथ इज नेगेटिव देन पावर विल बी नेगेटिव. तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज. इसके बारे में डिटेल में वैसे भी हम बाद में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, बट दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट पावर. इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, SI यूनिट होती है डायोप्टर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ D. और अगर आप इसको मतलब बेसिकली हम जब यूज कर रहे होते हैं फॉर लेंसेज तब हम ऐसा लिखते हैं. वैसे अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट क्या है, ये क्या होगा, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा. अगर SI यूनिट की बात करें तो क्या होगी, इट विल बी मीटर इनवर्स. ठीक है, मीटर इनवर्स. बट उसको हम जब लेंसेज के बारे में बात करते हैं तो हम डायोप्टर लिखते हैं. एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे, अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी ज्यादा डिटेल में नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, लेकिन आपको इतना दिया जा सकता है कि अगर आपने 2-3 लेंसेज साथ में लिए तो व्हाट विल बी द नेट पावर, है ना, व्हाट विल बी द नेट पावर या फिर व्हाट विल बी द नेट फोकल लेंथ. तो आप ध्यान रखना कि पावर हमेशा डायरेक्टली ऐड हो जाता है, पावर हमेशा डायरेक्टली ऐड हो जाता है. अगर आपके पास 3 लेंसेज हैं ऑफ P1, P2 एंड P3 पावर, तो हम P नेट क्या लिख सकते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3. ठीक है, अगर ये P1, P2, P3 तीनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तीनों नेगेटिव हैं तो यहाँ नेगेटिव आएगा. अगर एक पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, इस तरीके से है तो करेस्पॉन्डिंग कि कौन बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा और वहां पे आपका नेट पावर आएगा.
अब अगर ऐसी बात है, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्विवेलेंट, इसको हमने p इक्विवेलेंट लिख दिया, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तो अगर आपको 3 लेंसेज, जैसे मान लो ये एक लेंस है, इसके साथ हमने ये लेंस कनेक्ट कर दिया और उसके साथ फिर मान लो ये लेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये तीसरा लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ होगी कुछ, इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी, इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी और फिर इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी। अगर आपको नेट फोकल लेंथ निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1/f इक्विवेलेंट। इसको अगर आपने किसी एक लेंस से रिप्लेस किया, अगर यहाँ पे f इक्विवेलेंट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये नेट कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये आपका नेट कॉम्बिनेशन नेगेटिव आता है, f इक्विवेलेंट अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन है इट विल बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इट विल डिपेंड कि भाई जो नेट फोकल लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, उस पर डिपेंड करेगा। एंड पावर आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो जब आपको फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ निकालने के लिए दिस इज द फॉर्मूला। तो दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट होगी डायोप्टर, एसआई यूनिट इज द डायोप्टर फॉर पावर ऑफ द लेंसेज। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन, कंप्लीट रिफ्रैक्शन टॉपिक, स्टार्टिंग फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑन अ प्लेन सरफेस एंड देन आफ्टर दैट रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब। उसके बाद फिर हमने स्फेरिकल लेंसेज किया है या फिर स्फेरिकल मीडियम किया है, स्फेरिकल शेप से रिफ्रैक्शन। तो उसके क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे और उन 3-4 क्वेश्चन में देयर विल बी सब sections and with the help of that आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। So few questions I have already written and the first question is V air means velocity of light in air or it is same as the velocity of light in vacuum. So velocity of light in air is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, right? आपको क्या गिवन है कि if velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, आप क्वेश्चन लिख सकते हो in words. The velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. If it goes into a medium of refractive index 4/3, then what will be the speed of light in that particular medium? So यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें पता है V medium is equal to होता है V in air divided by mu of that medium या फिर C divided by mu of that medium. तो V in medium, V inside that medium will be 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 4/3. So it will be 9/4 into 10 to the power 8 meter per second और ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the speed of light in that medium of refractive index 4/3. So these type of questions you are going to get in your exams and these are very easy questions. Next है second question, the absolute refractive index of water, absolute refractive index of water is 4/3, absolute refractive index of glass is 3/2. Then what is the relative refractive index? How relative we have to find out? The refractive index of water with respect to glass and refractive index of glass with respect to water. Now what is absolute refractive index? Absolute refractive index मतलब कि जो एयर की रिस्पेक्ट में निकाला जाए, एयर या वैक्यूम की रिस्पेक्ट में निकाला जाए। तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो व्हाट वी राइट, refractive index of 2 with respect to 1, refractive index of 2 with respect to 1 is equal to refractive index of 2 by refractive index of 1, है ना। अगर आपके पास कोई दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1, लेट्स से दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर, ठीक है। तो या फिर अभी इसको वाटर ले लो। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to refractive index of 1 या फिर refractive index of 2 with respect to 1 is equal to refractive index of 2, absolute refractive index of 2 divided by absolute refractive index of 1. अब absolute refractive index क्या है? तो जब भी आप मीडियम 1 को एयर ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका मीडियम 1 क्या हो गया, मीडियम 1 इज एयर। तो जब भी आप मीडियम 1 को एयर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा, n of 2 with respect to 1 will be n of 2 divided by n of 1. हमने n म्यू यूज किया है तो म्यू ही ले लेते हैं, why to write n and get confused. So यहाँ पे क्या है, म्यू ऑफ 2 with respect to 1 is equal to म्यू ऑफ 2 divided by म्यू ऑफ 1. अगर यहाँ पे हमने म्यू ऑफ 1 is equal to 1 ले लिया, it means medium 1 is air. तो in that case that refractive index will be called absolute refractive index and उसको आप simply
यू कैन रिप्रेजेंट इट बाई μ2। आपको फिर μ21 ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिख रहे हैं तो सिंपली आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो म्यू ऑफ वाटर। लेकिन इफ यू आर कंपेयरिंग वाटर एंड ग्लास तो आपको वहां लिखना पड़ेगा म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास या फिर म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सो व्हेनेवर यू हैव मीडियम 1 एज एयर, सिंपली आप यहाँ पे एयर को हटा करके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है, वो डिफॉल्ट ऐसा होता है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है इसका मतलब वो एयर के रिस्पेक्ट में गिवन है, और अनलेस स्पेसिफाइड आपको क्या मानना है कि ये जो गिवन है ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर ऐसा आपको गिवन है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इफ आपको गिवन रहे मान लो म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज लेट्स से सम 3/2, ऐसा कुछ आपको गिवन है। अगर गिवन है देन आपको कंसीडर करना है, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं गिवन है, सिर्फ वाटर लिखा है, तो वाटर लिखा है तो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एब्सोल्यूट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 4/3, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास जो वाटर का जो विथ रिस्पेक्ट टू एयर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 3/2। तो हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या हम लिख सकते हैं कि म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर is equal to mu of water divided by mu of air. Similarly, mu of glass with respect to air is equal to mu of glass by mu of air. अब यहाँ पे जो mu of air है वो तो 1 ही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं mu of water, mu of glass, क्योंकि ये तो क्या है एयर का जो mu है वो तो 1 ही है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना है mu of वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसको हम क्या लिखेंगे म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, ठीक है, म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, और उसी को हम म्यू ऑफ वाटर म्यू ऑफ एयर ग्लास लिखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2, सो हियर वी विल हैव 8/9, है ना, ये 2 ऊपर जाएगा, 4/3 इंटू 2/3 आ जाएगा। म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सो म्यू ऑफ ग्लास कितना है 3/2, म्यू ऑफ वाटर कितना है 4/3, सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9/8, ठीक है। अब हमेशा ये याद रखना कि म्यू ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 इनटू म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज ऑलवेज 1, इनका मल्टीप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं म्यू ऑफ 1 बाई म्यू ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं म्यू ऑफ 2 बाई म्यू ऑफ 1, तो ये क्या आएगा 1 ही आएगा ना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। सो these are few things about refractive index। इस पे भी आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट अवेलेबल कराई जाएगी, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो डू दोज क्वेश्चंस, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक लाइट है जो इंसिडेंट हुई ऑन दिस मीडियम, ठीक है, अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स, देन फाइंड आउट हाउ इट विल बेंड ऑन द इंटरफेसेस। ये इंटरफेस 1 है, ये इंटरफेस 2 है, ये इंटरफेस 2, ये इंटरफेस 3 एंड दिस इज इंटरफेस 1। सो हाउ इट विल बेंड ऑन द इंटरफेसेस 1, 2 एंड 3, आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके, और जब तक मैं आई एम क्लीनिंग द बोर्ड, ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको सिंपली स्नेल्स लॉ लगाना है ऑन ऑल 3 सर्फेसेस। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे किस एंगल पे आएगी रिफ्रेक्ट होके, फिर यहाँ पे आई, फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्रेक्ट होके क्या एंगल बनाएगी, फिर व्हेन इट विल कम आउट तो क्या एंगल बनाएगी। ऑल 3 एंगल्स यू हैव टू फाइंड आउट। पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बिकॉज आई एम सॉल्विंग इट नाउ। सो आपके पास यहाँ पे क्या गिवन है, I इज इक्वल टू 60 डिग्री इज गिवन, I इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। नाउ यहाँ पे हमें क्या लगाना है, लेट्स से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज R1, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज R1। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन राइट, अभी इसको पूरा हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ये लाइन एंड ये लाइन आर पैरेलल, सो दीज 2 एंगल्स आर गोइंग टू बी सेम, दिस विल ऑल्सो बी R1। अब यहाँ पे मान लेते हैं, पहले अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस आप किस साइड बेंड होगी लाइट वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, इस साइड बेंड होगी या इस टूवर्ड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स नॉर्मल, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से डेंसर कौन सा है। सो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू √1.5, 3/2 क्या होता है 1.5, और ये क्या है म्यू इज इक्वल टू √2,
सो डेफिनेटली इसका म्यू क्या है, ज्यादा है, म्यू टू इज ग्रेटर देन 1, म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू 1। इसका मतलब दिस इज अ डेंसर मीडियम, दिस इज अ रेयरर मीडियम। वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू, दिस इंटरफेस। जब आप इस इंटरफेस की बात कर रहे हो तो उसके आसपास वाले मीडियम पे ध्यान दोगे आप, और भी दूर वाले मीडियम पे ध्यान नहीं दोगे। तो ये क्या है, दिस इज एयर, ये है म्यू इज इक्वल टू √3/2, म्यू इज इक्वल टू √2। तो ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। इसका मतलब ये और भी ज्यादा बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक। सो लेट्स से दिस इज एंगल R2। अगर ये एंगल R2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी R2, ठीक है। नाउ ये √2 है इसका म्यू, और इसका म्यू है 1, तो डेफिनेटली इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो अब आपको ये एंगल भी फाइंड आउट करना है। सो कौन कौन सा एंगल, R1, R2 एंड R3, these three angles we have to find out. So if we apply the laws of refraction on these three surfaces, what we can write, इसको म्यू ले लो, इसको μ1, इसको μ2। सो म्यू साइन I इज इक्वल टू μ1 साइन R1 इज इक्वल टू, नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इंटरफेस पे आए, इस इंटरफेस पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है R1, तो μ1 साइन R1, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है R1, एंड रिफ्रेक्टेड एंगल μ2 साइन R2, ठीक है। अब ये R2 तो ये भी R2, ठीक है। फिर यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ऑन दिस सरफेस क्या है R2, सो μ2 साइन R2 इज इक्वल टू, नाउ म्यू इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ये बाहर निकल गई है ना, तो ये म्यू इज इक्वल टू 1 है यहाँ पे, और एंगल क्या है R3 है, सो म्यू साइन R3, so this is equals to this and this are same, so these two are equal, again this and this are same, so these two are equal। so simply इसको हटा करके इसको हम यहाँ लिख सकते हैं μ2 साइन R2, और फिर इज इक्वल टू म्यू साइन R3। सो फ्रॉम हियर व्हाट रिजल्ट्स वी आर सीइंग, कि अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे भी म्यू है, यहाँ पे भी म्यू है, साइन I इज इक्वल टू साइन R3, इसका मतलब I इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हमें I गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पे बाहर कैसे निकलेगी, R3 इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे, इट विल गो लाइक दिस एंड दिस विल ऑल्सो गो लाइक दिस। सो ये दोनों लाइट कैसी होंगी, सेम तरीके से जाएंगी, ठीक है। दिस इज द लाइट, इमर्जिंग लाइट जो बाहर निकल गई। अब यहाँ से हमें इन दोनों रिलेशन से हमें क्या निकालना है, हमें R1 निकालना है, दिस इज R1, ठीक है। तो इन दोनों को यूज करो तो μ1 क्या है 1 साइन I साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू μ1 कितना गिवन है √3/2 साइन R1, √3 विल गेट कैंसिल, √2 इधर जाएगा, सो हमें यहाँ से मिलेगा साइन R1 इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब साइन R1 इज 45 डिग्री, तो दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, क्लियर। नाउ यूज दीज टू इक्वेशन, सो यहाँ से हमारे पास, या फिर आप इससे और इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दो सॉल्व करो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 1 इंटू साइन I √3/2 इज इक्वल टू μ2 कितना है √2 इंटू साइन R2, यहाँ से हमारे पास क्या आया साइन R2 इज इक्वल टू √3/2 √2, राइट, एंड देन साइन R3 भी है ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे R2 जो एंगल है R2 एंगल की जो वैल्यू है वो ठीक से नहीं आ रही है, सो एक्चुअली दिस वाज μ2 वी वर सपोज टू टेक, ठीक है। ये तो आपने सॉल्व कर लिया, अब μ2 √3 लेकर के सॉल्व करो, सिर्फ इस चीज में डिफरेंस आएगा, है ना, सिर्फ इस चीज में डिफरेंस आएगा। अगर आपने μ2 इज इक्वल टू √3 लेकर के सॉल्व किया है, μ2 इज इक्वल टू √3, तो यहाँ से क्या आएगा साइन R2 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा √2। बेसिकली आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन, म्यू साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R2, सो क्या आएगा म्यू इज 1 साइन I इज √3/2 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन R2, सो यहाँ से आपके पास आएगा R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री,
या फिर साइन R2 इज इक्वल टू 1/2, तो R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो इसमें थोड़ा सा एक्चुअल में आपके पास R2 की कुछ वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से 60 डिग्री पे आया, 45 डिग्री पे फिर बेंड हो गया, एंड अगेन ये 45 डिग्री से फिर 30 डिग्री हो गया, दिस R2 इज 30 डिग्री, और फिर यहाँ से 30 डिग्री से फिर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब। अब आपको यहाँ पे और भी कई तरीके, 1 2 3 ऐसे 4-5 स्लैब लगा करके दे सकता है कि हर जगह पे फाइंड आउट करो। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, इससे ये जो है इससे डेंसर है, फिर ये जो है इससे डेंसर है। हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू ले लें ऑफ म्यू कि ये डेंसर, ये रेयरर, उससे ज्यादा डेंसर ये, फिर उससे कम डेंसर मतलब उससे रेयरर ये, फिर डेंसर फिर रेयरर, ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। बट सिंपली आपको स्नेल्स लॉ लगाना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा मतलब ये एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल, एटसेट्रा। सो ये तो हो गया रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्लैब। एक क्वेश्चन हम करेंगे ऑफ लेंसेज, और उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे या सब क्वेश्चंस होंगे। सो विथ द हेल्प ऑफ दैट हम लोगों की काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो क्वेश्चन आपका है कि we have placed an object at a distance of 10 centimeter. We have placed an object at a distance of 10 centimeter in front of a convex lens. We have placed an object at a distance of 10 centimeter in front of a convex lens. Then we have to find out where the image will form. Next आप लिख सकते हो find the location of image and complete details about the image. कहाँ पे बनेगी, क्या नेचर होगा, डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, एटसेट्रा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। सो बेसिकली हमें क्या गिवन है कि ऑब्जेक्ट को हमने इसके कॉन्वेक्स लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। कितने पे? 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। इसकी फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? इट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि लाइट यहाँ से आई तो एक्चुअल में उसको यहाँ फोकस करता है। सो यहाँ पे क्या होगा, एफ विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर। अगर आपको कॉनकेव लेंस गिवन होता तो उसमें क्या होता, लाइट ऐसे आती और फिर डाइवर्ज होके चली जाती, एंड वो पीछे लाइट हमें पीछे कन्वर्ज होती दिखाई देती। तो उस केस में वो फोकस कहाँ कर रहा है, इन ऑन द सेम साइड। और उस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आप जिस पॉइंट पे फोकस हो रही है लाइट, उसको आप कहाँ से मेजर करते हो, ऑप्टिकल सेंटर से। इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट तो पॉजिटिव लोगे, इफ यू आर गोइंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट आप नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इमेज की लोकेशन क्या है, इमेज का नेचर क्या है। हाउ वी विल डू इट, हमें सिंपली लेंस फॉर्मूला यूज करना है। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u क्या गिवन है, u इज, u हमेशा जब भी हम रियल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो u विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो u हमने यहाँ पे रखा 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया, तो u इज इक्वल टू आया माइनस 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू है प्लस 10 सेंटीमीटर। अगर आपको याद होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जब अलग अलग जगह पे रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इमेज अलग अलग जगह फॉर्म होती है। इफ यू रिमेंबर इट प्रॉपरली, अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो आप बिना ये सॉल्व किए बता सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ वाले फोकस पे रखा हुआ है ना। अभी हम जो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज कर रहे हैं उसमें इनका ये दोनों जो कॉन्वेक्स जो दोनों सर्फेसेस हैं ये सेम स्फेयर से कट की गई हैं, आपको ज्यादा भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो सिंपली हमने कहाँ पे रखा है, हमने उसको रखा है फोकस पे। तो क्या होगा ये, इट विल प्लॉट द इमेज और इट विल फॉर्म द इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/v माइनस, सिंपली इंफिनिटी पे बनेगी, उसको हम देख लेते हैं कैसे। 1/v माइनस 1/u, u क्या है -10, तो यहाँ विथ माइनस हमें रखना पड़ेगा हमेशा, v u f आपको विथ साइन रखना है, इज इक्वल टू 1/f क्या है +10, तो यहाँ पे सिंपली आप 10 रख दोगे। तो ये माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर भी 1/10, इधर भी 1/10, मतलब 1/v इज इक्वल टू 0। 1/v इज इक्वल टू 0 मतलब v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। 1/v इज इक्वल टू 0 मतलब v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कहाँ पे बन रही है इमेज, इमेज बन रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी पे, एकदम उस साइड बन रही है। ठीक, सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज। कितनी बड़ी बनेगी, अब ये सब सारी चीजें हमें मालूम है। यहाँ पे अगर हम लोग मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करें, मैग्निफिकेशन क्या होगा, v/u, तो इन्फिनिटी बाई -10,
क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी है विथ अ माइनस, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब इमेज विल बी हाईली इनलार्ज्ड, और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट इज इन्वर्टेड। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, है ना। एच डैश बाई एच इज नेगेटिव, इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, तो इमेज विल बी हाईली एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड। अब रियल होगी या नहीं भाई, उस साइड बन रही है, v इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी आया ना, उस साइड बन रही है, इसका मतलब रियल होगी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। सो दीज थ्री थिंग्स एंड वी हैव फाउंड आउट द लोकेशन। नाउ इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि आई एम गिविंग यू द डिफरेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, you have to find out the different locations of the image, corresponding location of image and nature, ठीक। तो आपको लोकेशंस क्या गिवन है, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, दीज आर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज। फॉर बी पार्ट इज फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेज फाइंड आउट द नेचर और कंप्लीट इन्फो अबाउट इमेज। सो फर्स्ट केस देखते हैं, व्हेन u इज इक्वल टू, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मिरर के लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ना, लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ से भाई, इस साइड रखे हैं ना, यहाँ पे रख रहे हैं 30 सेंटीमीटर पे, तो u क्या आ जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। दूसरे केस के लिए u इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर, तीसरे केस के लिए u इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, और ये तो हम कर चुके हैं। फोर्थ केस के लिए u इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको सिंपली लगाना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, f पूरे केसेस में क्या होगा, +10 होगा। सो 1/v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, आप अगर इसको सॉल्व करो आप लिख सकते हो 1/v इज इक्वल टू f प्लस u डिवाइडेड बाई f इंटू u, सो v इज इक्वल टू हो गया fu डिवाइडेड बाई f प्लस u, ठीक। सो अब सारी जगह पे ये लगा देंगे हम। पहले वाले केस में क्या आ जाएगा, पहला वाला केस यही कर लेते हैं। फर्स्ट केस इज v इज इक्वल टू f विच इज 10 इंटू u कितना है माइनस 30 डिवाइडेड बाई f कितना है 10 प्लस u इज माइनस 30, तो ये माइनस 30 हो गया, कितना आया माइनस 300 डिवाइडेड बाई माइनस 20, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 15 सेंटीमीटर। कहाँ पे बन रही है, 15 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो अगर इसको हम प्लॉट करें तो 15 सेंटीमीटर कहाँ होगा, ये हो गया आपका फोकस एट 10 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 2f एट, यहाँ से फिर 10 सेंटीमीटर, मतलब टोटल 20 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब 15 सेंटीमीटर पे बन रही है, इस साइड बन रही है, पॉजिटिव आया तो इस साइड बन रही है, इसका मतलब कहाँ पे, कुछ इस जगह पे बनेगी, ये हो गया आपका 15, 10 और ये 20, तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब हमने 30 सेंटीमीटर पे रखा, 30 सेंटीमीटर मतलब ये है f, ये है 2f ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो जब हमने बियॉन्ड c 30 सेंटीमीटर यहाँ कहीं पे आएगा, तो जब हमने बियॉन्ड c रखा तो कहाँ बना, आई मीन बियॉन्ड 2f रखा तो कहाँ बना, f और 2f के बीच में, कहाँ बना, f और 2f के बीच में। नाउ कैन वी फाइंड आउट द नेचर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई u, v इज 15, u इज माइनस 30, तो क्या आएगा यहाँ से माइनस हाफ, मतलब m क्या है, m इज मैग्नीट्यूड की बात करें तो m इज लेस देन 1 से छोटा है ना, मैग्नीट्यूड की बात करें तो m क्या है, यहाँ पे हाफ है। माइनस रिप्रेजेंट्स की इमेज इन्वर्टेड है, तो इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, क्योंकि m क्या आया, माइनस आया। इसको क्या लिखेंगे हम, h डैश बाई h, तो m कैसा आया, m इज माइनस है, इसका मतलब इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा m इज लेस देन 1, इसका मतलब स्मॉलर, m क्या है, लेस देन 1, इसका मतलब स्मॉलर, इन्वर्टेड, स्मॉलर, एंड v कैसा आया है, v इज पॉजिटिव, v पॉजिटिव मतलब कि रियल इमेज, ठीक है। सो दिस केस इज फॉर 30 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, दूसरा केस लिया 20 सेंटीमीटर के केस में, तो 20 सेंटीमीटर जब लिया तो v इज इक्वल टू f क्या हो जाएगा, +10, u इज माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 20, f प्लस u क्या है -20, तो प्लस माइनस माइनस, तो v इज इक्वल टू -200 डिवाइडेड बाई -10, -200 डिवाइडेड बाई -10, ये कितना आया 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा, 2f पे रखा, तो यहाँ पे 2f पे ही बनी है,
कैसी बनी है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू v कितना है 20 डिवाइडेड बाई u इज -20, ये आ रहा है -1। इसका मतलब सेम साइज इन्वर्टेड, सेम साइज इन्वर्टेड। तो जब यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे बनेगी सेम साइज एंड इन्वर्टेड, रियल ऑब्वियसली क्योंकि v कैसा आ रहा है +20। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है जब हमने 15 सेंटीमीटर पे रखा है। ठीक है, ये चीजें आप नोट कर लो। एक तो रियल बिकॉज v इज पॉजिटिव, उधर पे जाकर के एक्चुअल मीट हो रही है, तो v इज पॉजिटिव मतलब रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ठीक है, इसके बाद थर्ड केस है u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -15, है ना, u इंटू एफ, एफ इज 10 डिवाइडेड बाई f प्लस यू या u प्लस एफ, तो -15 + 10 कितना आया, -150 डिवाइडेड बाई -5, इट इज 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब हमने यहाँ पे रखा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे रखा एकदम सेंटर पे, तो ये कहाँ बन रही है, इधर, और नीचे बना दिया मैंने क्योंकि वैसा ही आएगा। m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई -15, इट इज 2। इसका मतलब पहली चीज प्लस आया, +2 आया, प्लस आया, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी माइनस ही आया है ना, हाँ माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड बनी। 2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, डबल बनी। h डैश इज डबल ऑफ द हाइट ऑफ इमेज, h डैश इज 2h, तो इन्वर्टेड है एंड डबल साइज है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है, डबल, तो बेसिकली बड़ी बन गई, एनलार्ज्ड है। ठीक है, और रियल है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज्ड है, डबल है साइज में। उसके बाद ये तो डन था ऑलरेडी, इसमें क्या था, हमने फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बनी और हाईली इनलार्ज्ड बनी। इसके बाद सो दिस केस, फोर्थ केस, इसमें क्या होगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा एफ यू, कहाँ गया, एफ यू डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। सो एफ कितना है, 10 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 10 - 5, कितना आया, -50 डिवाइडेड बाई 5, सो इट इज -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोगों ने F और इसके बीच में रखा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है ना, 10 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 10 - 5, करेक्ट। तो जब हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा तो इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्मिंग एट -10 सेंटीमीटर, मतलब इस जगह पे बन रही है ना। -10 आया मतलब इमेज इस साइड बन रही है, जिस साइड से रेज आ रही थी उसके ऑपोजिट साइड में बन रही है। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इमेज इज फॉर्मिंग एट, इमेज का जो लोकेशन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल बन रही है, पीछे बन रही है। m इज इक्वल टू अगर हम लिखें v बाई यू तो क्या आ जाएगा, v कितना है -10, u कितना है -5, कितना आया, डबल। अब आपने ध्यान, अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी इमेज वर्चुअल बनती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, वो कैसी बनती है, इनलार्ज बनती है। जो मैंने एक डायग्राम बनाया था ना कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पोल तक मूव करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो किस तरीके से इमेज मूव्स एंड वो उसका मैग्निफिकेशन वगैरह कैसा बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो वर्चुअल बनेगी क्योंकि यहाँ पॉजिटिव आया, +2, इसका मतलब पहली चीज यहाँ पे इरेक्ट बनेगी बिकॉज पॉजिटिव आया, इनलार्ज बनेगी क्योंकि डबल आया, और v इज इक्वल टू नेगेटिव आया, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल, इमेज पीछे बन रही है। सो दीज आर दी केसेस। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारे आ सकते हैं। अगर हमने इतना सॉल्व कर लिया, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप काफी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग एक देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a convex lens gives an image 3 times as large as the object. A convex lens gives the image 3 times as large as the object when object is kept at 20 centimeter. When object is kept at 20 centimeter in front of the convex lens. If image is real, the image which is formed, if image is real, then find out the focal length of convex lens. तो हमने क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर पे, मतलब u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि मैग्निफिकेशन इज 3 टाइम्स, द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड 3 टाइम्स एज लार्ज एज द इमेज,
ऑब्जेक्ट, है ना, द इमेज इज फॉर्म्ड 3 टाइम्स एज लार्ज एज द इमेज, इसका मतलब मैग्निफिकेशन इज 3। अब हमें ये भी बोला है कि इमेज कैसी है, रियल है, इमेज कैसी है, रियल है ना। अगर रियल है इसका मतलब क्या हुआ, इसके क्या क्या रिजल्ट हम बना सकते हैं। रियल है इसका मतलब v बाई यू इज इक्वल टू h डैश बाई h, ठीक है, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का इक्वेशन आता है। यहां से हम लोग कुछ चीजें यूज करेंगे। अब हमें ये गिवन है कि इट इज रियल, रियल है मतलब v डेफिनेटली कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, रेज उधर जाएंगे मीट होंगी तभी तो रियल इमेज बनेगी। तो एक्चुअल में v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इतना हमें पता है। अब रियल बन रही है तो इन्वर्टेड भी बनेगी, रियल बन रही है तो इन्वर्टेड भी बनेगी। इसका मतलब m कैसा होना चाहिए, रियल अगर है तो कैसा होना चाहिए, इन्वर्टेड भी होना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो m इज इक्वल टू हम +3 नहीं लिख सकते, m इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा -3, क्योंकि 3 टाइम्स बने ठीक है, लेकिन 3 टाइम्स इरेक्ट भी बन सकती है, इन्वर्टेड भी बन सकती है, क्योंकि इस केस में जब इमेज बनती है तो इरेक्ट भी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है, और इरेक्ट भी लार्ज बनती है, इन्वर्टेड भी लार्ज बनती है, सारे केसेस पॉसिबल हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर हमें गिवन है कि रियल है, रियल है इसका मतलब क्या हुआ, v मस्ट बी पॉजिटिव, v कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, उस साइड मीट होनी चाहिए लाइट। दूसरी चीज, अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगी, ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगी। क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे v बाई यू, अगर रियल है मतलब v इज पॉजिटिव, v है पॉजिटिव, u है नेगेटिव, इसका मतलब h डैश बाई h कैसा होगा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा होगा नेगेटिव, और अगर ये पूरा नेगेटिव है इसका मतलब इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड यानी दोनों h डैश एंड h आर ऑन दी ऑपोजिट साइड, तो रियल है तो इन्वर्टेड भी बनेगी। तो यहां से हमें क्या पता चला, m इज इक्वल टू हमें -3 लिखना पड़ेगा, +3 हम नहीं लिख सकते, तो -3 इज इक्वल टू v बाई यू लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन v बाई यू होता है। यहां से आपको क्या पता चला कि v इज इक्वल टू -3u, v इज इक्वल टू -3u। अब सिंपली फॉर्मूला लगा दो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, हमें ये निकालना है f। u क्या गिवन है, v को हम क्या लिख सकते हैं, -3u, और यहाँ पे और एक माइनस आया, फिर ये 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। सो -1 बाई 3u, u क्या है -20, माइनस अगेन 1 बाई -20 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यहां से क्या आया हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 बाई 20 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। यहाँ से क्या आया, 1 बाई 20 इंटू 3 प्लस 1, 4 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो एफ क्या आएगा यहाँ से, 4 टाइम्स यहाँ से कैंसिल होगा, सो एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें गिवन है कॉन्वेक्स लेंस है, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए फोकल लेंथ, और पॉजिटिव आया भी, इट मीन्स वी हैव डन इट करेक्ट। सो जब f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा तब हमें 3 टाइम्स एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट एक इमेज मिलेगी, और वो अगर रियल है, ठीक है, अगर f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है तो इस डिस्टेंस पे जब हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा ऑब्जेक्ट को, और अगर हमने f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, तो इन दैट केस हमें एक इमेज मिलेगी जो कि 3 टाइम्स एज लार्ज एज दी ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी होगी, इन्वर्टेड होगी, और इमेज रियल होगी। सो दीज आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस, एंड फ्रॉम दोज ऑब्जर्वेशन यू कैन यूज दोज ऑब्जर्वेशन इन द क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सो आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह बनने लग जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड लाइट। इसके बाद काफी सारे क्वेश्चन जो हमने एकदम फर्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में देखे थे कि कई सारे फिनोमेना क्यों होते हैं, तो वो चीजें हम सारी की सारी यहाँ आंसर नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू आंसर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना, उस कलरफुल वर्ल्ड को ही हम समझेंगे कि वाई इट इज कलरफुल। सो आगे की चीजें हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, सारे असाइनमेंट, सारी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लें, और उसके स्लोली जो ऑब्जर्वेशंस, उसके जो एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन है धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। सो वॉच देम एंड हैव अ गुड ग्रिप ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।